Today we are going to discuss measurement validity after talking about reliability. I've already told you that you are going to check the reliability and validity of your measurement instrument that you design in your research while developing your methodology. जब इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो आप उसकी पायलट टेस्टिंग करते हो और पायलट टेस्टिंग के दौरान आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट लगाते हो, ठीक है? But before checking the validity or reliability of your instrument, you have to bring these validities and reliabilities in your instrument while designing it. तो ये है क्या? रिलायबिलिटी का हमने बात की थी कि वो कंसिस्टेंसी है, डिपेंडेबिलिटी है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितना कितना रिलाय कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि वैलिडिटी क्या है। हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को वैलिड भी बनाना होता है आफ्टर मेकिंग इट रिलायबल। तो हम इसके अंदर देखिएगा आज एक्यूरेसी लेके आएंगे। वैलिडिटी क्या होती है? डील्स विद एक्यूरेसी, ट्रूनेस, करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और स्केल। जब आप अपना स्केल बनाते हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी ट्रूनेस कितनी है, उसकी करेक्टनेस कितनी है और उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है कि how truly, how correctly, how accurately, how fairly it is going to measure your construct। जो आपने कंस्ट्रक्ट रखा हुआ है, लेट्स से आरएम हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे आरएम का कंस्ट्रक्ट मेजर करना है, उसके लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं जो कि क्वेश्चन पेपर है। तो मेरा क्वेश्चन पेपर कितना ट्रूली, कितना एक्यूरेटली, कितना फेयरली उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंस्ट्रक्ट को मेजर करेगा, ठीक है? तो इसकी एक और डेफिनेशन, हाउ वेल एन एम्पिरिकल इंडिकेटर एंड द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट दैट द इंडिकेटर इज सपोज्ड टू मेजर फिट टुगेदर। कि जो एम्पिरिकल इंडिकेटर्स आपने बनाए, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एम्पिरिकल इंडिकेटर्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस ही आपके अपने कंसेप्ट के बारे में जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस थी, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कितना फिट टुगेदर है। अगर ये ऐसे ही है जो आपने कंसेप्चुअली डिफाइन किया अपने कंस्ट्रक्ट को, और उस कंसेप्चुअल डेफिनेशंस की बेसिस के ऊपर जो आपने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट इन किए हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये एक दूसरे के साथ कितना जेल इन कर रहे हैं, कितना फिट टुगेदर बैठ रहे हैं, ये किस एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर करने जा रहा है। सो हाउ वेल द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू मेजर विच वाज सपोज्ड टू बी मेजर्ड, एक जनरल सी डेफिनेशन है मेरे पास। तो हमने ये तीन डेफिनेशंस इन सिंपल प्लेन वर्ड्स डिस्कस की हैं कि वैलिडिटी जो है, एक्यूरेसी है, ट्रूनेस है, करेक्टनेस है आपके इंस्ट्रूमेंट की, कि वो जो आपने कंस्ट्रक्ट रखा हुआ है जिसको आपने मेजर करना है उसको कितना ट्रूली, कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है उसके साथ कितना जेल इन कर रही है, कितना फिट टुगेदर बैठ रही है। देखिए मिड टर्म तक हमने पढ़े, रिसर्च प्रोसेस पढ़ा, हमने वेरिएबल्स पढ़े, हाइपोथेसिस पढ़े, इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा। लेट से जब एग्जाम में जाते हो तो इन्हीं चारों चीजों के बारे में क्वेश्चन आएगा ना, तो हम कहेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी हाई है। अगर एग्जाम में जाते हो आपको क्वेश्चन कुछ और पूछे जाते हैं, जो कंसेप्चुअली डिफाइंड क्लास में कुछ और किया था, आपने नोट्स वगैरह कुछ और पढ़े थे, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, आप बाहर निकल के हो गए ना, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर था। तो अगर आउट ऑफ द सिलेबस पेपर अगर आप कहते हो ये आया है, तो इट मीन उस पेपर की जो वैलिडिटी है वो जीरो है। अगर रेलिवेंट चीज़ें आती हैं जो आपने स्टडी की हैं एग्जाम के अंदर, जो आपने क्लासेस में पढ़ी हैं या घरों में जो पढ़ी हैं, उसी से रेलिवेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप कहोगे हाँ यार पेपर तो सारा वही तो जो हमने प्रिपेयर किया था और उसी चीज़ के बारे में था, तो आप कह सकते हो कि उसकी वैलिडिटी हाई है, ठीक है? ओके, so there are four types of measurement validity. First one is face validity, second one is content validity, third one is criterion validity, और उसके आगे दो सब टाइप्स हैं, concurrent validity और predictive validity। फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और इसके आगे टाइप है कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। पहले हम डिस्कस करते हैं फेस वैलिडिटी क्या है। A type of measurement validity in which a research instrument makes sense as a measure of a construct in the judgment of others, especially in the scientific community। जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो ज्यूरी होगी, वो डिसाइड करेगी, आपका इंस्ट्रूमेंट देखेंगे फेस वैलिडिटी क्या है, और इंस्ट्रूमेंट देखते साथ ही कहेंगे हाँ ये मेक सेंस कर रहा है, ये उसी चीज के बारे में है जिसको मेजर करने किया जा रहा है इसके अंदर। तो आप कहोगे कि फेस वैलिडिटी उसकी है या फेस वैल्यू उसकी आई है, ठीक है? लेट से आप एक क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो देख के आपको लगता है यार ये रिसर्च का ही पेपर है जो हमने पढ़ा था, तो इट मीन उसकी फेस वैलिडिटी, फेस वैल्यू हाई है। देख के तो ये क्या पेपर आ गया यार, हमने को तो कुछ और पढ़ा था। तो आपको समझ नहीं आ रही कि किस चीज का ये पेपर है, किस चीज को मेजर करने जा रहा है ये, तो उसकी फेस वैल्यू, फेस वैलिडिटी लो है। ये कौन देखता है? ये ज्यूरी देखती है, एक्सपर्ट्स देखते हैं
जैसे आप एग्जाम में सॉरी डिफेंस में जाते हो, वाइवा में जाते हो, तो एक्सपर्ट्स देखते हैं इस चीज को ना, वो आपको इंस्ट्रूमेंट देखते हैं और कहते हैं हाँ मेक सेंस कर रहा है, ये इसी कंस्ट्रक्ट के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में रिसर्च की जा रही है, इट डज मेक सेंस। इट एड्रेसेस वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ करता है ये, वो क्या है कि इट एड्रेसेस द क्वेश्चन, सॉरी, on the face of it. It addresses the question on the face of it. Do people believe that the definition and the method of measurement fit? एक दूसरे के साथ fit in हो रहे हैं कि नहीं? For example, few people would accept a measure of a college student maths ability by asking students what 2 plus 2 is equal to. देखिए अगर आप FSC लेवल के स्टूडेंट्स की कॉलेज लेवल के मैथ्स एबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है उनसे, तो इसकी तो फेस वैल्यू कोई नहीं है, ये तो बच्चे नर्सरी के स्टूडेंट्स की पूछना चाहिए 2 plus 2 कितने होते हैं। सो दिस इज नॉट अ वैलिड मेजरमेंट ऑफ अ कॉलेज लेवल मैथ्स एबिलिटी ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, इसी तरीके से जब आप जाते हो लेट से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैथ्स एबिलिटी चेक करनी है और आपने उनको अलजेब्रा की इक्वेशन दे दी, नर्सरी के स्टूडेंट्स से आपने मैथ्स एबिलिटी चेक करनी है, तो वो भी कोई वैलिड मेजर नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी से मीन्स कि रेलिवेंट चीजें पूछी जानी चाहिए जिसके बारे में कंस्ट्रक्ट या जिसके बारे में रिसर्च की जा रही है while डिजाइनिंग योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकंड वन इज कंटेंट वैलिडिटी, a type of validity that requires that a measurement instrument represents all aspects of the conceptual definition of a construct। देखिए नाम जो है ना सबके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहले था फेस वैलिडिटी, फेस वैल्यू क्या है इंस्ट्रूमेंट की। दूसरा है कंटेंट वैलिडिटी कि इंस्ट्रूमेंट की कंटेंट की वैलिडिटी कितनी है, कि आपने एक जितना कंटेंट कंसेप्चुअली डिफाइन किया हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूँ, हमने रिचनेस के बारे में पढ़ा था ना, तो रिचनेस के बारे में दो चीजों को छेड़ा था, एक इनकम थी और दूसरी एसेट्स थे। एसेट्स के नीचे चार चीजें थी, वो हमने उसको तीन चार एस्पेक्ट्स में डिफाइन किया। जब इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कि इनकम को मेजर करे और एसेट्स को भी मेजर करे, जितना हमने इसको कंसेप्चुअली डिफाइन किया हुआ है। अगर वो एक चीज छोड़ जाता है इंस्ट्रूमेंट हमारा, लेट से वो सिर्फ जो है ना इनकम को मेजर करता है, एसेट को नहीं करता, या एसेट्स को मेजर करता है इनकम को नहीं करता, तो दैट मीन्स की कंटेंट वैलिडिटी लो है। ठीक है, so a type of measurement validity that requires that a measurement instrument represents all aspects of the conceptual definition of a construct। वो जो conceptual definition के सारे concept को measure करे। So it addresses this question: is the full content of a definition represented in the measurement instrument or not? कि जो सारा content जो आपने define किया हुआ है, let's से आपने तीन चार aspects के बारे में बात की है, तो उसको check कर रहा है कि नहीं। एक नीचे example है feminism की ना, कि फेमिनिज्म के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर रिसर्च हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे मेल फीमेल के बीच कंपैरिजन करेंगे कि इन किन एरियाज में, आर्ट्स में, इंटेलेक्चुअल परसूट्स में, फैमिली वर्क में, पॉलिटिक्स में एंड अथॉरिटी रिलेशंस में। चार पांच एस्पेक्ट्स को उन्होंने कंसेप्चुअली डिफाइन किया। जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया तो वो कुछ चीजों को छोड़ गए। ठीक है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन जब किया ना, सर्वे क्वेश्चंस डिजाइन किए, तो उन्हें दो चीजें पूछी: शुड मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और सेकंड पूछा शुड मेन एंड वीमेन शेयर द हाउस और टास्क। दो चीजें पूछी, बाकी ये सारी चीजें छोड़ गई। क्या क्या? आर्ट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल परसूट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, ये चीजें उन्होंने छोड़ दी कि दो चीजें पूछी। तो छेड़ा चार पांच एस्पेक्ट्स को था इंस्ट्रूमेंट के, दो चीजों के बारे में क्वेश्चन किए गए मेल एंड फीमेल से, तो इट मीन उसकी कंटेंट वैलिडिटी लो है। ठीक है, सो माय मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज अ लो कंटेंट वैलिडिटी बिकॉज़ द टू क्वेश्चंस आस्क only about pay and household tasks. So they ignore other areas: intellectual pursuit, politics, authority relations, and other aspects of work and family. ठीक है, for a content valid measurement instrument, for a content valid measure, I must either expand the measure और narrow the definition। दो तरीके हैं इसकी कंटेंट वैलिडिटी को हाई करने के। या तो मैं अपनी जो कंसेप्चुअली जितने एस्पेक्ट्स में डिफाइन किया हुआ है उनके बारे में, सब चीजों के बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करूं, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि सिर्फ दो चीजों के बारे में पूछा है ना, तो कंसेप्चुअली डिफाइन भी दो ही चीजों को करो। ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू इंक्रीज योर कंटेंट वैलिडिटी। ईदर ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जितनी चीजें आपने कंसेप्चुअली डिफाइन की हैं उतनी के बारे में क्वेश्चंस करो, और ट्राई टू डिक्रीज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट। कंसेप्चुअल डेफिनेशन को छोटा कर दो, हम सिर्फ दो एरियाज की बात करें, उन्हीं दो एरिया के बारे में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स से मैं आपको एग्जाम में ना मैंने आपको चार टॉपिक्स पढ़ाए: रिसर्च प्रोसेस पढ़ाया, मैंने आपको वैलिड सॉरी लेट्स से हाइपोथेसिस पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े और इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा। ठीक है, ये मिड तक हमारा कोर्स होता था। एग्जाम में मैंने चार चीजें पढ़ाई, डिफाइन की, एग्जाम में दो चीजें पूछी, दैट मीन्स उसकी कंटेंट वैलिडिटी लो है।
ठीक है, मुझे क्या करना है, या तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करूँ कि अगर मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई हैं, तो 4 चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस करूँ, या मुझे सिर्फ़ वही चीज़ें पढ़ानी चाहिए थी जो उनके बारे में मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने जा रहा था। ठीक है? So there are two ways to increase your content validity. Either try to increase the number of questions in your instrument और try to decrease the conceptual definition of your construct. जो चीजें दो पूछी हुई हैं उन्हीं के बारे में से उसको conceptually define करो. So this is how you can increase your content validity, right? Okay. Third one, criterion validity. क्राइटेरियन वैलिडिटी देखें, क्राइटेरिया क्या है जो आपने रिसर्च में अडॉप्ट किया, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्राइटेरियन है आपका, ठीक है। सो इसके बारे में वैलिडिटी है कि मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिलाइज ऑन सम इंडिपेंडेंट आउटसाइड वेरिफिकेशन। एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड वेरिफिकेशन चाहिए अपने क्राइटेरियन के बारे में जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है। इट यूजेस सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन टू इंडिकेट अ कंस्ट्रक्ट एक्यूरेटली। एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन चाहिए जो इंडिकेट करे कि ये कंस्ट्रक्ट आपका एक्यूरेट सॉरी इस कंस्ट्रक्ट को एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। सो द वैलिडिटी ऑफ एन इंडिकेटर इज वेरीफाइड बाय कंपेयरिंग इट विद another measure of the same construct in which a researcher has confidence। ठीक है, दो तरह की हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, एक जो आपने क्राइटेरियन अडॉप्ट किया वो क्या है, और दूसरा इसको किसी आउटसाइड वेरिफिकेशन के साथ हम मेजर करते हैं। ठीक है, यही क्या हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो इसकी टाइप है कंस्ट्रक्ट कंकरेंट वैलिडिटी की, सॉरी इसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी की, वो है कंकरेंट वैलिडिटी, और सेकंड वन इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, a validity that relies on a pre-existing and already accepted measure to verify the indicators of a construct। एक ऐसा कंकरेंट वैलिडिटी वो होती है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हो ना, तो आप देखते हो उसको मैच करते हो प्री एग्जिस्टिंग एंड ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, कितने के वेरीफाई करें कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इस कंसेप्ट के बारे में सही हैं कि नहीं। ठीक है, वो क्या होता है, देखें, to associate an indicator with a pre-existing indicator that we already judge to be valid, जिसके बारे में पता है कि ये सही है और इसी के बारे में ये मेजर करता है और हम उसके साथ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना आरएम पढ़ा रहा हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले, मैं मिड टर्म पेपर बनाता हूँ और मुझे श्योरिटी नहीं है कि पेपर सही है कि नहीं, ये आरएम के बारे में है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी जो टीचर पढ़ाते रहे ना आरएम, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको कहूंगा अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाएं, अपना क्वेश्चन पेपर दिखाएं मिड टर्म का, ताकि मैं देखूं कि जो मैंने भी डिजाइन किया है ये उससे मिलता जुलता भी है कि नहीं, उस जैसा है कि नहीं। तो अगर मैं उसको उठा के मैच करूंगा उसके साथ, अगर मिल रहा है तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्केल के साथ मेरा स्केल मैच कर रहा है, तो ये कहलाएगा कंकरेंट वैलिडिटी। एक प्री एग्जिस्टिंग एंड ऑलरेडी एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा पेपर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाती है कंकरेंट वैलिडिटी। जैसे भी आप कोई चीज काम करते हो ना, तो आप लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर से प्रीवियस स्केल उठा के अपने स्केल के साथ उसको मैच करते हो कि उनसे हमारा स्केल, मैं ये जो कर रहा हूँ चीज, क्योंकि मेरी रिसर्च उन्हीं चीज़ों के बारे में जो प्रीवियस स्टडीज में रिसर्च कर रहा हूँ, तो उनकी रेलिवेंट रिसर्च थी मेरे काम से, तो क्या उनका इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो आपको होगा कि मेरी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंकरेंट वैलिडिटी है कि प्रीवियस स्केल के साथ मैंने इसको मैच किया है और इससे मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करा तो इट मीन उसकी कंकरेंट वैलिडिटी लो है। ठीक है, सो टू मेजर इंटेलिजेंस फॉर इट टू बी कंकरेंटली वैलिड, इट शुड बी हाईली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग आईक्यू टेस्ट। जो एग्जिस्टिंग आईक्यू टेस्ट है उनके साथ इसको मैच करना चाहिए अगर आपने किसी की इंटेलिजेंस में ये करनी है। अज्यूमिंग दैट सेम डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज यूज्ड, अगर आप ये अज्यूम करते हो उन्होंने भी यही डेफिनेशन यूज की थी, कंसेप्चुअल डेफिनेशन इंटेलिजेंस की जो आपने यूज किया है, तो देन उनके और आपके स्केल को भी मैच करना चाहिए। सो दिस मीन्स दैट मोस्ट पीपल हु स्कोर हाई ऑन द ओल्ड मेजर should also score high on the new one and vice versa। तो जो वहाँ जिन लोगों ने स्कोर किया था ज्यादा, वो यहाँ भी ज्यादा स्कोर करेंगे, उससे रेलिवेंट है, ये उससे मिलता जुलता है। So the two more measures so the two measures may not be perfectly associated, but if they measure the same or similar construct, it is logical for them to give similar results। तो अगर तो एक बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकते, बट ज्यादा चीजें तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि एक ही चीज को मेजर कर रहे थे, पहली रिसर्चेस भी एक ही टॉपिक के बारे में थी और आपकी रिसर्च भी उसी टॉपिक के बारे में है। ठीक है, तो क्या कंकरेंट वैलिडिटी होनी चाहिए। देखिए ना, ये हम काम बहुत खवातीन करती हैं, जो जाती हैं, जो ये कढ़ाई सिलाई का काम करती हैं, बाजार में जाके क्या करती हैं, वो बुकरम से लेके आती हैं, उस पर डिजाइन बने होते हैं, वो डिजाइन दे के अपनी चीजें बना रही होती हैं। ठीक है, या ना भी लेके आए वो, तो फिर या क्या करती हैं, किसी एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, अपनी बड़ी सिस्टर को बुला लेंगे, किसी फ्रेंड को, किसी गले मल्ले की आंटी को दिखाने चली जाएंगी, ये देखिए मैं ये चीज बना रही हूँ, सही है कि नहीं। वो क्या कर रही हैं, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजर जो हैं
उनके साथ अपने काम को रिलेट करके देख रही हैं कि ये है कि नहीं। जैसे बाजार से आप वो बुकरम सी लेके आते हो, उन पे वो गले शले बने होते हैं, तो आप उनको देख के अपना काम का ऐसे ही उसकी कटिंग भी ऐसे ही करते हो, फिर उसको देख के बनाते भी रहते हो। तो वो जितने डिजाइन स्पेसिमेन लेके आते हो, फिर अपने काम को चेक करते हो, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हो आप, ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजर के साथ आप इस चीज को मैच कर रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो काम करते हैं रिसर्च के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्केल उठा के अपने स्केल को पहले देखते हैं कि उससे मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों के बारे में रिसर्च थी जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, तो जाहिर बात है स्केल भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाती है कंकरेंट वैलिडिटी। ओके, उसके बाद है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। A validity that relies on the occurrence of future event or behavior that is logically consistent to verify the indicators of a construct. प्रिडिक्ट करना है, देखें फ्यूचर बिहेवियर को। तो फ्यूचर बिहेवियर को जब प्रिडिक्ट किया जाता है ना, जो उसके लिए जो स्केल बनाते हो आप, उसके अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लेके आते हो, कि लोगों के फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा। लॉजिकली लिंक होना चाहिए फ्यूचर बिहेवियर फिर आपका इसके साथ। ठीक है, तो टू मेजर and the action predicted must be distinct from but indicate the same construct. A validity by which an instrument predicts future events that are logically related to a construct is called predictive validity. For example, ये जितने आपके टेस्ट होते हैं, सेट के, गैट के, नेट के, जीआरई के ना, तो जो बंदा इन टेस्ट में लेट से 80% ले रहा है और वो एडमिशन लेता है एमएस में जाके, तो जारी बात है उसने गैट का टेस्ट ले दिया था कि उसने एमएस करना था, तो अगर वो यहाँ 80 स्कोर कर रहे हैं तो एमएस के अंदर भी उसको 80 स्कोर करना चाहिए। अगर यहाँ 60 कर रहे तो एमएस के अंदर 60% के हिसाब से उसको स्कोर करना चाहिए। तो रिलेट करना चाहिए ना, कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर एक बंदा यहाँ पे 80 ले रहा है, वहां पर 90 पे चला जाता है, और यहाँ पर 50 ले रहा है, वहां पर 70 पे चला जाता है, तो इट मीन जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, जो नेट का गैट का टेस्ट लिया गया था आपसे, वो उसके अंदर फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की सलाहियत नहीं थी। ठीक है, तो ये तभी मुमकिन है कि जब उन टेस्ट के अंदर वही चीजें पूछी जानी चाहिए जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तो ये बात है, तो यहाँ जितना आप स्कोर करोगे, अगर ये रेलिवेंट चीजें पूछी गई हैं आपकी डिग्री के रिगार्डिंग, तो सिमिलरली वहां भी उतना ही स्कोर करोगे। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ लोगों को स्कोर डिफरेंट आता है, वहाँ डिफरेंट आता है, क्योंकि रेलिवेंट चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, मैं जब पढ़ता था इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने कहा टेस्ट देना है आपने एनटीएस का, तो मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया, तो एक भी चीज मैथ्स कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं थी, जो गैट जनरल का टेस्ट था, तो उसमें तो मर मर के हम लोग पास हुए थे, 2007-8 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि डिग्री के अंदर तो हमारी 80+ परसेंटेज आ रही थी, तो कोई कोरिलेशन नहीं थी जो एग्जाम में हमारा रिजल्ट आया और जो डिग्री में हमने लिया स्कोर। इसीलिए जब मैंने पीएचडी कर लिए, मैंने एक दो फिर जीआरई सब्जेक्ट बेच दिया, वो मेरे काम से रिलेटेड चीजें थी ना, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग सारी चीजें पूछी गई थी। तो यहाँ मेरा स्कोर जितना आया 79% आया, और डिग्री में 83% ले रहा, तो समवट रेलिवेंट था वो स्कोर। तो जब आप प्रिडिक्टिव वैलिडिटी तब हाई होगी जब रेलिवेंट चीजें पूछी जाएंगी, और तब फ्यूचर बिहेवियर को सही से प्रेडिक्ट करेगा। अगर इरेलीवेंट चीजें पूछी जाएंगी तो कभी फ्यूचर बिहेवियर को सही प्रेडिक्ट नहीं करेगा। ये होता है इस्लामी यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग हैं जो मदारिस के पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं। ठीक है, जो अरेबिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ते रहे या पश्तो में पढ़ते रहे। ठीक है, जो वो एनटीएस के टेस्ट देने आते हैं, तो वहाँ चीजें इंग्लिश में होती हैं, मैथमेटिक्स पूछा जाता है उनसे एनटीएस वगैरह में, वो कोलैप्स कर जाते हैं, फ्लॉप करते हैं वहाँ, क्योंकि रेलेवेंट चीजें नहीं पूछी जा रही ना उनके काम से। ठीक है, तो ये चीज अगर तभी होगा जब वो रेलेवेंट चीजें पूछी जाए। दिस इज अबाउट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। सारे टेस्ट उसी चीज के बारे में होते हैं। लास्ट वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट जो होता है ओवरऑल, जो आपका कंस्ट्रक्ट है वो कितना वैलिड है। सो वैलिडिटी दैट यूजेस मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड टू सब टाइप्स, हाउ वेल द इंडिकेटर्स ऑफ वन कंस्ट्रक्ट कन्वर्ज और हाउ वेल इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट डाइवर्ज। सो इट मैयर्स विद मल्टीपल इंडिकेटर, याद रखना इसके लिए मल्टीपल इंडिकेटर यूज करोगे आप। ठीक है, सो जब ये काम करोगे तो एड्रेस करेंगे क्वेश्चन को कि इफ द मेजर इज वैलिड, सो डू द वेरियस इंडिकेटर्स ऑपरेट इन अ कंसिस्टेंट मैनर और नॉट। ठीक है, ये क्या होते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। हाउ वेल द इंडिकेटर्स ऑफ वन कंस्ट्रक्ट कन्वर्ज, वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। एंड हाउ वेल द इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट डाइवर्ज, वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। सो फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट। A validity for multiple indicators based on the idea that the indicators of one construct will act alike and can be converged। एक ऐसी वैलिडिटी जिसके अंदर मल्टीपल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज किए जाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक से ज्यादा यूज किए जाएं, और इस आइडिया के साथ कि इंडिकेटर्स ऑफ वन कंस्ट्रक्ट, ये ऊपर एक कंस्ट्रक्ट है, इसके सारे इंडिकेटर्स दूसरे मिलते जुलते हैं, देयरफॉर दे कैन बी कन्वर्ज। So it applies when multiple indicators converge or associate with one another. It means that multiple measures of the same construct hang together and operate in a similar way. For example, मैं example देता हूँ आपको इसकी convergent। देखिए मैंने आपको आरएम पढ़ाया, और वही पुराने एग्जांपल उठाते हैं, हमने 4 टॉपिक्स पढ़े।
रिसर्च प्रोसेस पढ़ा, दूसरा हमने वेरिएबल पढ़ा, तीसरा हाइपोथेसिस पढ़ा, चौथा इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा। मैं एग्जाम में ना आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ 10-10 नंबर के, चारों में से एक चीज पूछता हूँ इन्हीं चारों टॉपिक्स के ऊपर ना। अब एक ही चीज के बारे में, आरएम के बारे में है, चारों का डिफिकल्टी लेवल भी सेम है, 10-10 मार्क्स के सारे। तो जब मैं रिजल्ट्स पुट इन करूंगा ना आपके उस आंसर शीट के, एग्जाम रिजल्ट शीट जो होती है बाय बॉक्सेस बने होते हैं, तो अगर आपने 4 नंबर क्वेश्चन पहले पे किया हुआ है ना, और बॉक्स के नीचे वो जो आंसर शीट होती है वहाँ बॉक्सेस के अंदर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स यहाँ पुट इन करें, आंसर नंबर 1 के यहाँ पुट इन करें, आंसर नंबर 2 के, 3 के, 4 के यहाँ पुट इन करें। तो असूलन ये करना चाहिए कि मुझे जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का बॉक्स बना है क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स वही लगाने चाहिए, 2 का जहाँ बॉक्स बना है 2 के मार्क्स वही लगाने चाहिए ना। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चीज माइंड में नहीं रख, मैं कहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन एक ही चीज के बारे में है और ये रिसर्च के बारे में, और एक ही बंदे ने अटेम्प्ट किए हैं, इनकी नेचर भी सिमिलर है और इनके मार्क्स भी एक जैसे हैं। तो मैं नहीं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने 4 नंबर पुट इन किया हुआ है ना, तो मैं उसका दूसरे नंबर वाले बॉक्स में मार्क्स लगा दूं कि 10 में से 7 हैं, दूसरे पहले के 10 में से 8 हैं तो मैं चौथे नंबर वाले बॉक्स में लगा दूं, तीसरे के 10 में से 6 हैं तो पहले नंबर वाले बॉक्स में लगा दूं, और जो जो सेकंड सॉरी जो लास्ट क्वेश्चन था 4th नंबर वो सेकंड नंबर बॉक्स में लगा दूं कि 10 में से 5 हैं आपके, तो टोटल मिला के 24 मार्क्स हो गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाला रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही चीज के बारे में थे, एक ही नेचर के थे और एक ही उनकी वेटेज भी थी और एक ही बंदे ने अटेम्प्ट किए थे, तो ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी के, इनके रिजल्ट्स हैंग टुगेदर हो सकते हैं, कन्वर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी है डिस्क्रिमिनेंट। A validity for multiple indicator based on the idea that the indicators of different construct converge। ठीक है, कि जो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट आपने यूज किया, सब कंस्ट्रक्ट, वो अगर डिफरेंट है, अपोज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ हैंग टुगेदर तो करेंगे बट कन्वर्ज नहीं हो सके, शफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए। The indicators of one construct hang together or converge but also are negatively associated with opposing construct। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, मैं आपकी पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के ऊपर। अब पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो दो तरह की है। लेट्स से मैं कहता हूँ, एक है जो लिबरल्स हैं और दूसरे हैं जो कंजर्वेटिव्स हैं। अब देखिए इनके नीचे सब कंस्ट्रक्ट ना ये दोनों डिफरेंट होंगे, एक लिबरल्स हो गए और कंजर्वेटिव हो गया। जबकि पिछले वाली में जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आरएम पढ़ रहे थे और चारों एक ही तरह के कंस्ट्रक्ट थे, एक ही चीज के बारे में थे, सिमिलर थे वो। ये वाले जो यहाँ पे जो ना ये डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक है पॉलिटिकल जो लिबरलिज्म के बारे में, दूसरी पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हैंग टुगेदर तो करेंगे पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में, बट सब कंस्ट्रक्ट एक दूसरे से अपोज कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी सिमिलर नहीं होंगे। क्योंकि हो सकता है कि मैंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में इंस्ट्रूमेंट के अंदर 10 चीजें डाली हों और पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में 5 चीजें डाली हों, यानी कि 60 वेटेज एक की हो, 40 वेटेज दूसरे की हो। तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे ना पॉलिटिकल लिबरलिज्म के, वो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बॉक्स में नहीं लग सकते, और जो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के रिजल्ट्स हैं वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बॉक्स में नहीं लग सकते, वो दूसरे से हैंग टुगेदर नहीं करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो दे वॉन्ट बी यू नो कन्वर्ज्ड, वो हैंग टुगेदर तो करेंगे बट वो एक दूसरे से अपोज ही करते रहेंगे और लग ही रहेंगे। ठीक है, so if two construct A and B are very different, measure of a A and B should not be associated। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप जो लॉरेंस न्यूमैन की बुक है वो पढ़ेंगे, मेजरमेंट वाला चैप्टर, और उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी और ये सारी चीजें विद एग्जांपल्स विद इमेजेस वहां मिलेंगी आपको, और आपको आसानी होगी समझने की। आई एम नॉट हैविंग व्हाइट बोर्ड ओवर हियर कि मैं चीजें ड्रॉ करके समझाता हूँ, वरना मैं ड्रॉ करता हूँ तो सारी चीजें स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाती है। I'm just going to end it up over here. If you have any question, I can, take your question in second chapter.